नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। तो तैयार हो जाइए प्रश्नों का सामना करने के लिए। मैं लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास जो आपके आगामी आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज का हमारा मोटिवेशन लाइन है कि ज़िंदगी बहुत हसीन है। क्या मेरे भाई, ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो ज़िंदगी की भीड़ में खुश है ना, ज़िंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। और याद रखिएगा इस लाइन को और याद रखिएगा मेरे इस बात को। आज का हमारा क्लास क्या होने वाला है, सेल एवं बैटरी से रिलेटेड। ध्यान रखिएगा, ये सेल एवं बैटरी से रिलेटेड आपके डिमांड के अकॉर्डिंग मैं ये क्लास लेकर के आया हूँ। बहुत सारे भर भर के कमेंट आ रहे थे कि सर सेल एवं बैटरी से रिलेटेड आप हमें प्रश्नों का सॉल्यूशन दीजिए। और देखिए आपका दोस्तों, आपका सवाल और जवाब हमारा, यानी कि आपका फरमाइश और उस फरमाइश को पूरा करने की जिम्मेदारी जो है वो मेरी है। देखिएगा जितने भी टॉप लेवल के क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चनों का सामना आपके साथ होने वाला है। और बस कुछ ही मिनट दीजिए, है ना, कुछ ही मिनट में सारे क्वेश्चन के आंसर आपके नोटबुक तक पहुंचा दूंगा। ये मेरी आपसे एक गारंटी है। इन सारे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, जो पीडीएफ है, जो ई नोट्स है, जो पैनल्स का पीडीएफ है, वो सब कुछ देखिए निमी टेक्निकल क्लासेस, दोबारा सुनिएगा, निमी टेक्निकल क्लासेस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल चलता है। उस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। चलिए बिल्कुल तैयार हो जाइएगा, है ना। और जितने भी स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, है ना, वो एक बार इस सेशन को शेयर जरूर करेंगे और एक बार इस सेशन को लाइक बिल्कुल दबा के करेंगे, है ना। बस आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों, है ना, बस आपका सपोर्ट चाहिए। बाकी क्लास में आपको दे रहा हूँ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीई, यानी कि ईसीई किसका पूर्ण रूप है। ईसीई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल कंट्रोल इक्विपमेंट इक्विवेलेंट या इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट अर्थिंग या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट या इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइसिस। बैटरी हम पढ़ रहे हैं तो बैटरी में देखिए कंट्रोल नाम की कोई चीज़ आती नहीं, है ना। यहाँ से क्या है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन का जो लेवल है कंपटीशन का वो डाउन हो गया। इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट अर्थिंग, देखिए कॉन्टैक्ट तो आ सकती है लेकिन अर्थिंग नहीं आती मेरे भाई, है ना। तो आप इस क्वेश्चन को भी इस ऑप्शन को भी कर दीजिए डिलीट, यानी कि इस प्रश्न का 50% जो है ना वो कंपटीशन डाउन हो चुकी है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होना चाहिए या इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइसिस होना चाहिए। तो देखिए ईसीई का जो पूरा नाम है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस से कोई रिलेशन नहीं है। इसका रिलेशन किसके साथ है? रिलेशन है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। देखिए जब आप आईटी करते हैं, प्रारंभ में स्टार्टिंग में करते हैं ना, उस पल को याद करिए, उस समय को याद करिए। उस समय जब आप इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको विद्युत का प्रभाव पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? विद्युत का प्रभाव, है ना। वो चीज़ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ आज दोबारा, विद्युत प्रभाव। तो देखिएगा विद्युत प्रभाव टोटल कितने टाइप्स के होते हैं। एक होता है विद्युत का चुंबकीय प्रेरण, है ना, एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रभाव। ये विद्युत का ही एक प्रकार का क्या है, ये विद्युत का ही एक प्रकार का प्रभाव होता है ना। इसके अलावा आप पढ़ते हैं विद्युत रासायनिक प्रभाव, है ना। ये दूसरा इसका प्रभाव हो गया, विद्युत का रासायनिक प्रभाव, है ना। इसके अलावा देखिएगा फिर आप पढ़ते हैं विद्युत किरण प्रभाव, है ना, विद्युत किरण प्रभाव, ये हो गया 3। इसके बाद पढ़ते हैं आप विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, है ना, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। तो इन्हीं प्रभावों में से देखिए एक प्रभाव आता है आपका विद्युत का रासायनिक प्रभाव, है ना। ये कितने टाइप्स के हो गए? टोटल देखिए 4 टाइप्स के हो गए, है ना। टोटल कितने टाइप्स के हो गए? 4। अब इसमें से जो आपकी बैटरी आती है ना, ये है विद्युत का रासायनिक प्रभाव। इसका उदाहरण क्या है? बैटरी। बैटरी इसी सिद्धांत पर, इसी इफेक्ट पर काम करती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रभाव जो है, जितने भी मोटर हैं, ध्यान रखिएगा, जितने भी मोटर हैं और प्लस जितने भी जनरेटर हैं, है ना, टोटल मशीन यानी कि वाइंडिंग वाली जो चीज़ होती है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रभाव के सिद्धांत पर काम करते हैं। विद्युत किरण प्रभाव, ये देखिए जो एक्सरे मशीन होती है ना, एक्सरे जो मशीन होती है, ये चिकित्सा के क्षेत्र में यूज किया जाता है। ये विद्युत किरण प्रभाव यानी कि प्रकाशिकी प्रभाव पर काम करता है। विद्युत ऊष्मीय प्रभाव जो है, ये इसका उदाहरण क्या है? बल्ब। इसको हम कहते हैं सीबैक प्रभाव, इसको हम
सीबैक प्रभाव के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो इसका आंसर फिलहाल क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, है ना। चलिए एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल दोस्तों शानदार तरीके से हो चुका है ना। भले ही आप इस क्लास को आधा ही देख करके, 2-4 क्वेश्चन ही देख करके आप हट जाएं, लेकिन मैं तो आपके सामने तब तक खड़ा रहूंगा जब तक कि इस क्लास का अंत नहीं हो जाता, है ना, तब तक आपके साथ में रहने वाला हूं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SLA इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैटरी, है ना। SL का पूर्ण रूप क्या है, बैटरी के सापेक्ष में, है ना। सील्ड लेड एसिड बैटरी, सील्ड लोड एसिड बैटरी, सील्ड लिथियम एसिड बैटरी, है ना, सील्ड लिथियम एसिड बैटरी, या फिर सील्ड लार्ज एम्पियर बैटरी। ये कुछ नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए इसका करेक्ट आंसर है यानी कि सील्ड लेड एसिड बैटरी, है ना। आपने देखा होगा जो बैटरी होती है ना, पूरी तरह से पूरा पैक होता है, बाहर से पूरा सील्ड होता है, उसके जो कॉन्टेक्ट होते हैं ना, और जो आसुत जल डालने के लिए, डिस्टिल्ड वाटर डालने के लिए जो पॉइंट खुले रहते हैं, 4-6 जो भी होते हैं, वही बस खुला होता है, बाकी पूरा सील्ड होता है ना। तो वही इसका पूरा नाम है SLA का। यदि किसी बैटरी को अधिक समय तक उपयोग न किया गया हो तो उसे आवेशित करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है। हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा, एक ट्रेंडिंग सा क्वेश्चन है, यूँ समझिए आप, है ना। यानी कि कोई बैटरी है, बहुत अधिक समय तक आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो आवेशित करने की सबसे उपयुक्त विधि क्या है, प्लवन आवेशन। क्या इसको हम कहते हैं, प्लवन आवेशन को ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं, है ना। थोड़ा सा इसका डिटेल्स आप सुनिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या है वो कि देखिए यार, क्या होता है ना, कुछ चीज़ें ऐसा होता है ना जिसको हम कहते हैं हम इसको अभी बचा के रख लेना, तो आगे जब हमें इसका ज़रूरत पड़ेगा तो हम इसको यूज़ में ले लेंगे। लेकिन बैटरी एक ऐसा यूनिट है, एक ऐसी युक्ति है जिसको आप ऐसा नहीं कर सकते। आप जितना ज़्यादा इसको यूज में लेंगे उतना ज़्यादा बैटरी का बैकअप जो है ना वो बढ़ता है ना। तो अधिक से अधिक आप इस्तेमाल करिए, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम हफ्तों दिन तक इसको यूज में नहीं लेते, लेकिन चार्ज करके हम इसको रख देते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि धीरे धीरे करके वो डिस्चार्ज हो जाती है, और जब स्वतः डिस्चार्ज होती है ना, तो फिर इसको चार्ज करना, यानी कि जब फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगी तो इसको चार्ज करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो इसके लिए भी एक मेथड बनाया गया है ना, जिसको कहा जाता है ट्रिकल चार्जिंग। ट्रिकल चार्जिंग में देखिए होता क्या है, बेसिकली इसमें यूँ होता है कि जो फुल चार्जिंग होती है, जो इसमें फुल चार्जिंग करंट होती है ना, फुल चार्जिंग करंट का 20% धारा, कितना, 20% धारा देकर इसको दोबारा चार्ज किया जाता है। और इसके अलावा देखिए जो सामान्य धारा रेटिंग होती है ना, जो सामान्य धारा दर होती है उसका 2 से 3% धारा देकर इसको चार्ज किया जाता है। यानी कि ऑप्शन में अगर क्वेश्चन बनता है तो दोनों ऑप्शन में आ सकता है। अगर दोनों आती है तो दोनों सही होगा, अगर दोनों नहीं आती तो 2 में से एक तो आएगी ही आएगी, है ना। तो फुल चार्जिंग करंट का 20% चार्ज, यानी कि मान लीजिए इसको फुल चार्ज चार्ज करने में अगर ये 100 एम्पियर का धारा ले रही है, तो फिर इसको हम ट्रिकल चार्ज जब करेंगे तो इसका 20% यानी कि 20 एम्पियर धारा देकर इसको हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, है ना। ये होता है हमारा ट्रिकल चार्जिंग, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, प्लवन आवेशन, यानी कि ट्रिकल चार्जिंग इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये रहा देखिए दोस्तों, PGCL का आपका एग्जाम देखिए 7 फरवरी को होना फिक्स हो चुका है ना। एडमिट कार्ड वगैरह जो है ये बहुत जल्द आ जाएगी। एडमिट कार्ड की चिंता मत करिए आप, फॉर्म अप्लाई आपने किया है, एप्लीकेशन नंबर आपके पास है, तो एडमिट कार्ड आना तय है ना। बस आप तैयारी पे ध्यान दीजिए। और आपके लिए आपको मैं एक और बातें ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि देखिए यार, हमारे भारत देश में जितने स्टूडेंट्स ITI कर चुके हैं और तैयारी कर रहे हैं जॉब के लिए ना, उतने ही स्टूडेंट ITI करने की सोच रहे हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, वो केवल सोच रहे हैं, उनको डर भी लग रहा है, क्योंकि ITI को इतने हीन भावनाओं से देखा जाता है, इतनी छोटी नज़र से देखा जाता है। इसकी औकात दिखा देते हैं लोग कि ITI करके तुम क्या कर सकते हो, है ना, कुछ नहीं कर सकते। ITI बस यूँ समझिए कि फेक डिग्री है, ये बेकार का डिग्री है, बेकार का पढ़ाई है, इससे कोई करियर नहीं बनता है ना। लेकिन कहते हैं ना कि लोमड़ी क्या जाने अंगूर का स्वाद, वही वाली यहाँ पे कहानी है कि भाई क्या जाने लोमड़ी अंगूर का स्वाद ना, कि क्या होता है, कैसा लगता है अंगूर। आज के ज़माने में देखा जाए तो जल थल वायु
या फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी कि डिफेंस हो गया, एमटीएस हो गया, कहाँ पर आईटीआई वालों की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़रूरत डिप्लोमा वालों की नहीं है उससे 1000 गुना ज़्यादा आईटीआई वालों की ज़रूरत होती है। यानी कि रेलवे बिना आईटीआई वालों का चल नहीं सकता, कोई भी डिफेंस ले लीजिए वो बिना आईटीआई वालों का चल नहीं सकता, है ना। नेवी में भी आईटीआई की ज़रूरत पड़ रही है, कहाँ नहीं पड़ रही है, हर जगह ज़रूरत पड़ रही है आईटीआई वालों की। तो देखिए जिनको कहना है कहने दीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट होइए, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन लीजिए, ताकि जो इंडिया का आईटीआई का स्कोर है गवर्नमेंट जॉब पाने का ना, वो स्कोर बढ़े और लोगों को विश्वास हो कि नहीं आईटीआई डिग्री भी कम नहीं है ना। और मुझे तो यही लगता है कि जो देखिए क्या होता है ना कि जो मतलब एजुकेशन में जो कंपेयर करता है ना, तो वो तो उसके लायक ही नहीं है, यूँ समझिए, है ना। वो उसके लायक ही नहीं है जो एजुकेशन में कंपेयर करता है। एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन होता है, हर फील्ड का एजुकेशन अपने अपने फील्ड के अकॉर्डिंग ही होता है ना। ये बात होती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन लीजिए और उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा होगा आपका सिलेक्शन, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए आगे है, सीसा अम्ल बैटरी को विसर्जित अवस्था में ज़्यादा देर तक रखना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, नहीं तो प्लेट सल्फेटिकस्त होंगे, विद्युत अपघटने विशिष्ट घनत्व बढ़ेगी, नहीं अम्ल वाष्पित हो जाएंगे, टर्मिनल संक्षारित हो जाएगी, है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या है, प्लेट सल्फेटिकस्त हो जाएंगे। यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हो जाएगी, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगी। अगर ये गाढ़ा हो गया ना मेरे भाई, तो इसको चार्ज करना क्या हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। इसको चार्ज करना क्या होगा, मुश्किल होगा। और चार्ज करना मुश्किल जब हो जाएगी तो बैटरी चार्ज ही नहीं हो पाएगी, है ना। तो प्लेट क्या हो जाते हैं, सल्फेटिकस्त हो जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है ना। नेक्स्ट है कि लेड एसिड बैटरी में विद्युत अपघट यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर किसका प्रयोग करना चाहिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का हम इसको इस्तेमाल में लेते हैं। यानी कि जो H2SO4 होती है, यही क्या है आपकी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होती है ना। ये क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और याद रखिएगा सबसे ज़्यादा अगर बैटरी से क्वेश्चन बनता है तो वो लेड एसिड बैटरी से बनता है, इसको भी आपको याद रखना है ना। फिर है, कुछ तरल पदार्थों में विद्युत करंट का प्रवाह रासायनिक परिवर्तनों के साथ होता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, है ना। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जब अगर किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रश्न को आप पूरे ध्यान से देखते हैं ना, तो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ होता है। यहाँ पर देखिए आप, विद्युत करंट का प्रवाह किसके कारण हो रहा है, रासायनिक परिवर्तनों के साथ हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम रासायनिक प्रभाव कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रासायनिक प्रभाव कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो विद्युत का रासायनिक प्रभाव है, उसी इफेक्ट पर, है ना, उसी सिद्धांत पर यह रासायनिक परिवर्तन होता है। और आपकी जो बैटरी है, ये बैटरी दोनों प्रोसेस पे काम करती है। दोनों प्रोसेस का मतलब क्या है, ये देखिएगा, ये रासायनिक ऊर्जा को, है ना, यूँ समझिए, रासायनिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में भी बदल सकती है, और इसी के साथ में ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में भी बदल सकती है। लेकिन ये कंडीशन इसका अलग अलग होता है ना। कौन से कंडीशन पे कब क्या काम करती है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कब बदलती है, जब ये चार्ज हो रही होती है ना। यानी कि चार्जिंग के समय ये प्रोसेस होता है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बैटरी बदल रही होती है, और रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में कब बदलती है, लोड वहन के समय, है ना, लोड वहन के दौरान। यानी कि जब इसमें लोड कनेक्ट होती है और लोड को सप्लाई ये बैटरी दे रही होती है, उस समय रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही होती है, और विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में उस कंडीशन में कन्वर्ट होती है जब चार्जिंग होती है बैटरी उस कंडीशन में। तो इसका आंसर क्या है, रासायनिक प्रभाव इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। देखिएगा, बिल्कुल सेशन को लाइक करते रहिएगा, बिल्कुल दबा के लाइक कीजिएगा, है ना। लाइक में कोई कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। नीचे दिए गए कथन को पढ़िएगा। क्या है नीचे दिए कथन, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट पर जमा या मुक्त किए गए पदार्थ का द्रव्यमान जो m है, आवेश जो कि q है, इसकी मात्रा के समानुपाती होता है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस नियम से संबंधित है। फ्लेमिंग के नियम से तो ये है नहीं, फैराडे का ये पहला नियम है। फैराडे भाई साहब ने क्या कहा था,
याद करिएगा, इन्होंने कहा था m बराबर ZIT, है ना। अगर मैं लिख दूं कि m बराबर ZQ, तो इसमें से सही कौन सा है? आप तुरंत कमेंट करके हमें बताइए कि m बराबर ZIT वाला सही है, पहला इनका प्रभाव, पहला इसका नियम, या फिर m बराबर ZQ वाला, है ना। तो मैं तो कहूँगा कि ये भी सही है और ये भी सही है। क्यों? क्योंकि Q बराबर IT ही होता है ना। तो ये m बराबर ZIT, m बराबर QT। इसमें से आप देखिएगा जो m है ये क्या है? मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान। ये क्या है? मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान। और Z जो है यही है हमारी रासायनिक तुल्यांक। ये क्या है? रासायनिक तुल्यांक। और Q क्या है? आवेश, जो कि इसमें देखिए I भी है ना। I है धारा और T है समय। T क्या है? समय। सारे पैरामीटर्स का नाम मैंने लिख दिया, द्रव्यमान, रासायनिक तुल्यांक, समय और धारा, है ना। m बराबर ZIT यही होता है। यानी कि जो फैराडे का पहला नियम है ये किस उद्देश्य से बनाया गया है? इस नियम को बनाने के पीछे का लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है ना। इसका इस्तेमाल इस नियम का कहाँ पर करते हैं? तो धातुओं का शोधन करने के लिए। शोधन का मतलब क्या है यहाँ पर? शोधन का मतलब ये है, देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप समझिएगा, है ना। इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? तो आप लिखिएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, है ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इनका जो दूसरा नियम है, ये वाली जो इनका सेकेंड लॉ है, ये सेकेंड लॉ में क्या कहा गया है? इन्होंने कहा है कि M1 समानुपाती W1, M2 समानुपाती W2, M3 समानुपाती W3, है ना। इसमें जो M है ये है आपका द्रव्यमान और इसमें जो W है ये है रासायनिक तुल्यांक, है ना। इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा भाई कि अगर एक ही मान का करंट एक ही टाइम तक अलग अलग इलेक्ट्रोलाइसिस में हम फ्लो कराते हैं तो फिर ये द्रव्यमान, मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान और रासायनिक तुल्यांक आपस में एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। और आप देख भी रहे हैं समानुपाती हैं। यानी कि मान लीजिए ये एक पात्र है ना, ये एक पात्र है। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें हमने क्या कर दिया? इलेक्ट्रोलाइसिस भर दिया, है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस भर दिया। और ये दूसरा पात्र है, इसमें भी हमने इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। लेकिन दोनों पात्र में जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है ये अलग अलग वैरायटी का है ना। इस कंडीशन में अगर हम इसमें 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकेंड टाइम तक फ्लो कराते हैं, इसमें भी 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकेंड तक, है ना। 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकेंड तक इसमें फ्लो कराते हैं, तो इसमें कितना मुक्त होगा पदार्थ और इसमें कितना मुक्त होगा पदार्थ, वही क्या कहलाती है? फैराडे का दूसरा नियम। फैराडे का दूसरा नियम क्या कहलाता है? मैंने दोनों आपको बता दिया, ठीक है ना। ये इसका यूज है और ये इस प्रकार से इसके क्या है? नियम है। किसी भी द्रव के माध्यम से विद्युत प्रवाह करने पर होने वाले रासायनिक परिवर्तनों की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको क्या कही जाती है? इलेक्ट्रोलाइसिस कही जाती है। इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है ना, ये आपके लिए जानना ज़्यादा ज़रूरी है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है कि देखिए जैसे कि कोई इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, कोई इलेक्ट्रोलाइसिस है, अगर किसी इलेक्ट्रोलाइसिस को किसी पानी के साथ हम मिक्स कर देते हैं, क्या कर देते हैं? पानी के साथ में मिक्स कर देते हैं। जैसे कि ये एक मान लीजिए एक पात्र है ना, इसमें क्या भरा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। हम इसी के साथ में पानी मिक्स कर देंगे, तो पानी मिक्स करने के दरमियान मालूम है क्या होगा? इसमें जो आयंस होंगे, इसमें क्या होंगे? जो आयंस है ना, जैसे कि धन आयन होंगे, ऋण आयन होंगे, धन आयन, ऋण आयन, इस प्रकार से क्या होंगे? इसमें धनायन और ऋण आयन होंगे। यानी कि टोटल कहने का मतलब इसमें क्या है? आयंस होंगे, है ना। ये जो आयंस है ना मेरे भाई, ये जो आयंस हैं, ये आयंस क्या हो जाएंगे? आपस में टूट जाएंगे। इनका जो बंध है आयंस का आपस में टूट करके क्या हो जाएंगे? धन आयन अलग हो जाएगी और ऋण आयन अलग हो जाएगी, है ना। आयंस का इसमें क्या हो जाएगा? विभाजन हो जाएगा। धन आयन अलग और ऋण आयन अलग। और जब इसी के अंदर हम इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रोड डालेंगे, है ना, अलग अलग इसमें 2 रॉड डालेंगे, तो इसमें जो धन आयन है वो केवल एक ही इलेक्ट्रोड के चारों तरफ इस प्रकार से ओरिएंटेड हो जाएंगे, इस प्रकार से, और निगेटिव वाले आयन दूसरे वाले इलेक्ट्रोड के करीब जाकर के चिपक जाएंगे। यानी कि पहले धन आयन और ऋण आयन आपस में बेफिक्र होकर के घूम रहे थे चारों तरफ। अब इन्होंने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रोड डाल दिया, तो धन आयन एक इलेक्ट्रोड के करीब जाकर चिपक गए और ऋण आयन एक इलेक्ट्रोड के करीब जाकर के चिपक गए, है ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर हमने क्या कर दिया,
इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या कर दिया, जैसे कि ये बैटरी है ना, इसका पॉजिटिव और इसका क्या है, ये निगेटिव है। हमने क्या किया, पॉजिटिव और निगेटिव को यहाँ से सप्लाई दे दिया। अब इसमें से धारा का प्रवाह होने लगा, क्योंकि एक सर्किट कंप्लीट हो गया ना। ये क्या कहलाती है, टोटल इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। आगे बढ़ते हैं। बैटरी के एक संचायक में एक प्रकार सीसा संचायक टाइप है, हाँ बिल्कुल सही है। और अन्य प्रकार क्या होते हैं, कहने का इनका मतलब क्या है कि भाई जो सेकेंडरी सेल होते हैं ना, वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो सेकेंडरी सेल टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। पहला तो हो गया आपका सीसा संचायक टाइप, और दूसरा निकल कैडमियम, तीसरा निकल आयरन बैटरी, है ना। अब निकल कैडमियम और निकल आयरन बैटरी का जो क्वेश्चन है बहुत कम पूछता है, लेड एसिड बैटरी का सबसे ज़्यादा पूछता है। वो रीज़न मैं आपको आज क्लियर कराऊंगा क्यों सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। निकल कैडमियम बैटरी का प्रयोग आप देखिए कहाँ पर करते हैं। सबसे पहले लिखिएगा, आप अपने नोटबुक में छापिएगा निकल कैडमियम, है ना। निकल कैडमियम जो सेल है मेरे भाई, जो बड़े आकार के, है ना, जो बड़े डीजल इंजन होते हैं ना, इन डीजल इंजन को क्या करता है, ये इन डीजल इंजन को ये स्टार्ट करती है। क्या करती है, स्टार्ट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और इसी के अलावा देखिए ये यूपीएस सिस्टम में, कहाँ पर, यूपीएस सिस्टम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। और इसी के साथ में लिखिएगा जो निकल कैडमियम सेल होता है ना, इस निकल आयरन सेल, इस निकल आयरन सेल की विशेषता क्या होती है उसको आप लिखिएगा। बहुत सारे विशेषता हैं, यानी कि इसमें बकलिंग का फॉल्ट नहीं आता है, इसमें बकलिंग का फॉल्ट नहीं आता है। तो हाई रेट पर चार्ज और डिस्चार्ज करने से भी देखिए इसमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं आता है ना। और इसका देखिएगा लाइफ टाइम कितना होता है, तो लाइफ टाइम देखिए लगभग 7 ईयर्स, कितना, लगभग 7 साल लाइफ टाइम होती है। बकलिंग फॉल्ट नहीं होता है, हाई रेट पर चार्ज और डिस्चार्ज करने से इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। कई सारे इसके विशेषता हैं। फिर आप कहेंगे कि सर निकल आयरन सेल में बहुत सारी विशेषता है, मेंटेनेंस का खर्चा भी कम आता है, मेंटेनेंस भी कम है, इसमें रखरखाव कम है, तो फिर हम लेड एसिड सेल को ज़्यादा क्यों यूज करते हैं, हमें तो इसको करना चाहिए, है ना। तो इसका रीज़न ये है कि जो इसमें वोल्टेज होता है ना, 1.2 से लेकर के 1.5 वोल्ट तक ही इसका ईएमएफ का मान होता है एक बैटरी का। लेकिन जो सीसा संचायक सेल है इसका 2.2 होता है, कितना, 2 वोल्ट से लेकर के 2.2 वोल्ट इसका क्या होता है, ईएमएफ होता है। इसी के वजह से हमने सीसा संचायक सेल को ज़्यादा प्रेफरेंस किया, है ना, ज़्यादा इसको हमने इस्तेमाल में लिया। तो आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए हो चुका है करेक्ट आंसर, निकल कैडमियम और निकल आयरन बैटरी, और तीसरा है सीसा संचायक बैटरी। ये तीनों के तीनों क्या है, रिचार्जेबल बैटरी है। इसको एक बार डिस्चार्ज आपने कर दिया तो दोबारा आप इसको चार्ज कर सकते हैं, है ना, ये बात है। असमान ईएमएफ वाले 2 बैटरियों का संयोजन उचित होता है ना। ये देखिए एक बढ़िया ट्रिकली क्वेश्चन है। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलत आंसर करेंगे, है ना, मुझे उम्मीद है क्योंकि इसमें गलत आंसर करेंगे ही करेंगे। केवल सीरीज में ही संभव है, हाँ ये बात सही है, मतलब कि सीरीज में संभव है। पैरेलल सीरीज दोनों में लगाया जा सकता है, नहीं, पैरेलल में तो आप नहीं कनेक्ट कर सकते हैं यार, पैरेलल में आप नहीं कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि असमान ईएमएफ है, ठीक है ना। फिर है पैरेलल में नहीं लगाया जा सकता है, हाँ ये भी बात सही है, पैरेलल में आप नहीं लगा सकते हैं। आप पैरेलल में नहीं लगा सकते हैं तो फिर कहाँ लगा सकते हैं, सीरीज में लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी भी सही कह रहा है, सीरीज में नहीं लगाया जा सकता, नहीं ये तो बिल्कुल सरासर गलत हो गया ना। अब आपका कन्फ्यूजन यहाँ से क्रिएट हो गया। कन्फ्यूजन ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी को लेकर के है कि पैरेलल में नहीं लगाया जा सकता। हाँ भाई ठीक है, पैरेलल में नहीं लगा सकते हैं, लेकिन लगा कहाँ सकते हैं, है ना। देखिए पैरेलल में नहीं लगा सकते, है ना, पैरेलल में नहीं लगा सकते, ये हमें 100% एक्यूरेसी नहीं दे रहा है। ये कह रहा है पैरेलल में नहीं लगा सकते हैं, ठीक है पैरेलल में नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ये भी तो नहीं बता रहे ना कि फिर लगा कहाँ सकते हैं है ना। तो ऑप्शन नंबर ए बता रहा है कि केवल सीरीज में ही संभव है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को आप ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका गलत होगा, है ना। पैरेलल में ही नहीं लगाया जा सकता, पैरेलल में नहीं लगाया जा सकता है यार, पैरेलल में नहीं लगाया जा सकता है, फिर लगाया कहाँ जा सकता है। अगर ये कह रहा है कि पैरेलल में नहीं लगाया जा सकता है तो फिर इसको बताना भी चाहिए कि फिर लगाया कहाँ जा सकता है, लेकिन ये बता रहे हैं ना कि कहाँ लगाया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। दिए गए विद्युत लोड के लिए 4 सेल का अधिक विद्युत
अधिकतम धारा मिल सकती है जब वे चारों इस प्रकार से संयोजित होंगे। इस प्रकार से संयोजित होंगे यानी कि बैटरी है ना, तो इस प्रकार से बैटरी जब आपस में आप कनेक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, आपको अधिक से अधिक विद्युत धारा मिलेगी, है ना, अधिक से अधिक विद्युत धारा मिलेगी। अब इसका देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसका संयोजन करेंगे। ठीक, यहाँ पर आप लोड कनेक्ट कर दीजिए एक ठो, ये आपकी लोड है, ये क्या है आपका लोड है, भार है। तो ये किस प्रकार का कनेक्शन है, अधिक विद्युत धारा, सॉरी ये उल्टा हो गया यार, ये क्या है श्रेणी, और श्रेणी में वोल्टेज अधिक मिलती है। श्रेणी में क्या मिलती है, वोल्टेज अधिक मिलती है। अगर आपको धारा अधिक चाहिए तो फिर आपको समांतर में कनेक्ट करना होगा। कैसे समांतर में कनेक्ट करेंगे आप, इस प्रकार से, है ना। मान लीजिए कि 3 बैटरी है, आपस में इसको समांतर में इस प्रकार से कनेक्ट कर दीजिए और फिर यहाँ से लोड कनेक्ट कर दीजिए, है ना। तो आपको क्या मिलेगा, धारा का मान अधिक मिलेगा। इस समांतर क्रम में आपको क्या मिलेगा, धारा का मान अधिक मिलेगा। सभी को समांतर क्रम में आप कनेक्ट करेंगे तभी 4 सेल है अधिक धारा आपको देंगे, है ना। क्या करेंगे, अधिक धारा आपको देंगे। और देखिए सीरीज समांतर का यहाँ पर एक और होता है कि भाई सीरीज में क्यों लगाया जाता है, समांतर में क्यों लगाया जाता है, क्योंकि यही देखिए करंट और वोल्टेज का ही गेम है। करंट अधिक चाहिए तो समांतर में, वोल्टेज अधिक चाहिए तो सीरीज में, है ना। और हमें ज़्यादातर देखिए करंट की आवश्यकता नहीं, ज़्यादातर वोल्टेज की आवश्यकता होती है, क्योंकि यूपीएस सिस्टम में भी देखिए आपको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए था, है ना, चाहिए होता है, इसलिए आप यूपीएस में सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है मेरे भाई। आगे, निम्न विद्युत मापदंडों का कौन सा संयोजन बैटरी के स्वास्थ्य को व्यक्त करने वाले प्रदर्शन संकेतक हैं, है ना। लोड, हाइट, विड्थ, नहीं लोड तो सही है, लोड तो सही है, लेकिन हाइट से कोई मतलब नहीं है, चौड़ाई से कोई मतलब नहीं है ना। धारिता, वोल्टेज और दक्षता, हाँ ऑप्शन नंबर बी सही है कि धारिता इसका अधिक होना चाहिए, है ना, वोल्टता इसकी अधिक होनी चाहिए, दक्षता इसकी अधिक होनी चाहिए, है ना। धारा, तापमान, नमी, है ना, तापमान और नमी नहीं, ये कोई बात नहीं हुई। हाइट, चौड़ाई, SOC, ये मतलब कि कोई मतलब नहीं है इसका। ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा कि भाई धारिता का मान, वोल्टेज का मान और इसमें एफिशिएंसी का मान जो है ये ज़्यादा होना चाहिए एक बैटरी के लिए, तभी बैटरी हमारी बिल्कुल हेल्थी कहलाएगी, ठीक है ना। निम्नलिखित में से अच्छे सेल का गुणधर्म नहीं है। अच्छे सेल का गुणधर्म नहीं है यानी कि आपको अगर अच्छे सेल का गुणधर्म पता होगा तो फिर आप ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सा अच्छे सेल का गुणधर्म नहीं है। यह ध्रुवीकरण से मुक्त होता है, बिल्कुल सही बात है, ध्रुवीकरण से ये मुक्त होता है। इसमें अति निम्न आंतरिक प्रतिरोध होता है। हाँ, हम भी ये चाहते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस का मान कम से कम हो, ताकि अंदर ही अंदर जो वोल्टेज उत्पन्न हो रही है, यानी कि जो वोल्टेज है इसका वोल्टेज मान वो कम से कम ड्रॉप हो। इनमें अति उच्च आंतरिक प्रतिरोध होता है। यही देखिए हो गया गलत और यही आपके लिए क्या है, सही। इसमें क्या पूछा है कि नहीं है, है ना, ध्यान से पढ़िएगा, गुणधर्म नहीं है। हड़बड़ाहट में देखिए नहीं को लोग भूल जाते हैं, स्टूडेंट्स नहीं को भूल ही जाते हैं कौन सा गुणधर्म है, क्योंकि रट्टा मार के तो देखिए जाते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट, और फिर रट्टा का यही दशा होता है, रट्टा मारने वालों का, है ना। इनमें अति आंतरिक इंटरनल रजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इसमें बहुत कम होना चाहिए, पोलराइजेशन से ये फ्री होना चाहिए। इसमें वोल्टेज अधिक हो सकती है और करंट भी अधिक हो सकती है, कम भी हो सकती है, ये सारे बातें सही हैं, है ना। निम्नलिखित द्रवों में से किस द्रव में विद्युत चालन होता है, विद्युत का चालन होता है, ये भी एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। डिस्टिल्ड वाटर, सॉल्टी वाटर, मिल्क या हनी। हनी और मिल्क तो आप छोड़ दीजिए, हनी और मिल्क में तो मतलब कोई लॉजिक नहीं बैठता है। इसमें खारा पानी होगा। क्यों खारा पानी, क्योंकि इसमें देखिएगा ये जो है ना, इसमें डोपिंग, इसमें क्या है, इसमें डोपिंग है। डोपिंग क्या होती है, आपकी अशुद्धि, है ना। डोपिंग क्या होती है, अशुद्धि, और अशुद्धि का मात्रा जिस पानी में ज़्यादा होगी उसमें धारा का प्रवाह होगा, है ना। यानी कि खारा पानी में विद्युत धारा आराम से फ्लो करती है। आसुत जल में यानी कि डिस्टिल्ड वाटर, जिसको आप बैटरी में डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, नहीं होता मेरे भाई। क्यों, अगर इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगा तो फिर दोनों जो आपस में
इलेक्ट्रोड हैं निगेटिव और पॉजिटिव आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, है ना। तो आसुत जल में कभी भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, इसमें आयंस होते हैं, वो आयंस क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं और पॉजिटिव और निगेटिव आयंस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और निगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाकर के वो आपस में चिपक जाते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रोड के साथ आयंस चिपक जाते हैं, है ना। ये होता है आसुत जल। हाँ, एक ही कंडीशन में इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हम करा सकते हैं, अगर हम इसमें लेमन मिला दें, है ना, नींबू, हम इसमें क्या मिला दें, नींबू, अगर इसमें हम नींबू मिला दें या फिर नमक का घोल मिला दें, है ना, तो इसमें धारा का प्रवाह हो सकता है। अगर मैं आपसे कह दूं कि एक आपके पास शुद्ध जल है ना, शुद्ध जल प्योर वाटर है, तो इसमें धारा का प्रवाह होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, आप कमेंट करके बताइएगा। इसमें धारा का प्रवाह होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल प्योर पानी है, पीने वाली बिल्कुल शुद्ध पानी है ना, धारा का प्रवाह होगा कि नहीं, ठीक है। उम्मीद है कि आप आंसर जरूर देंगे, ठीक है। एक तत्व के विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मापन का उपयोग करके किया जा सकता है। तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मापन किसके द्वारा किया जा सकता है ना, वोल्टामीटर, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, मल्टीमीटर, है ना, वोल्टामीटर इसका सही आंसर है। क्योंकि जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो होता है ना, उसको कंप्लीट करने के लिए एक हमें पात्र की ज़रूरत पड़ती है, और वो जो पात्र होता है वो शीशा या फिर कांच, शीशा कांच हो या फिर चीनी मिट्टी का बना होता है ना, उसी को कहा जाता है वोल्टामीटर। उसको हम क्या कहते हैं, वोल्टामीटर। तो यही है आपकी वोल्टामीटर। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व का मापन किसके द्वारा किया जा सकता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हाइड्रोमीटर। लेकिन आंसर दोस्तों हाइग्रोमीटर भी स्टूडेंट्स करके आते हैं। इसका देखिए आर्द्रता मापन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका भी प्रयोग देखिए, साइक्रोमीटर का भी आप आर्द्रता यानी कि इसमें नमी का पता लगा सकते हैं ना, आर्द्रता नमी दोनों एक ही बात है। मैनोमीटर द्वारा आप प्रेशर मापते हैं। क्या मापते हैं आप, प्रेशर, यानी कि जो प्रेशर है वो कितना है, हाई है, कम है, ज़्यादा है ना, इसका आप पता लगाते हैं मैनोमीटर के द्वारा। प्रकाश ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है। इसको हम सोलर सेल कहते हैं। बहुत आंसर है, बहुत मतलब कि सिंपल आंसर है, और सिंपल क्वेश्चन में आपको जरा सा भी टाइम यहाँ पर नहीं अपना बिताना है। अब देखिए, जैसे ही आपका एग्ज़ाम 1 वीक बचेगा, कितना, 1 हफ्ता जब आपका एग्ज़ाम बचेगा, तो मैं आपको एक स्पेशल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जिसमें देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन होंगे, है ना, 25 से 30 क्वेश्चन का मैं डेली आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा, और उसमें एक टाइम फिक्स करूंगा, है ना, कि 40 से 42 सेकेंड में आपको क्वेश्चन को हल करके दिखाना होगा, है ना। और वो जो प्रैक्टिस सेट है, वो प्रैक्टिस सेट से आपके अंदर ने एक गजब की कॉन्फिडेंस आएगी, और एक गजब का आपका तैयारी का जो लेवल है वो बढ़ेगा, है ना। क्योंकि 1 हफ्ता में जो आप पढ़ेंगे ना, वही चीज़ें वो आपकी आंखों के सामने रहेगी। जैसे ही क्वेश्चन अगर बनता है उस टाइप का, तुरंत आपको याद आएगा कि भाई इसको तो मैंने अभी अभी हाल में ही पढ़ा है। तो इस प्रकार से आपका जो लेवल है तैयारी करने का वो बढ़ जाएगा एग्ज़ाम के प्रति, ठीक है ना। तो 1 हफ्ता जैसे ही बचेगा, याद रखिएगा और तैयार भी रहिएगा, है ना। स्थिर धारा प्रणाली के संदर्भ में स्थिर वोल्टेज प्रणाली में चार्जिंग के लिए आवश्यकता समय कितना होता है। कहने का मतलब है कि एक कांस्टेंट करंट सिस्टम, एक है कांस्टेंट वोल्टेज सिस्टम, है ना। चार्जिंग का टाइम कितना होगा, किसके रेफरेंस में, स्थिर धारा प्रणाली के संदर्भ में स्थिर वोल्टेज प्रणाली में, यानी कि स्थिर वोल्टेज प्रणाली के, स्थिर वोल्टेज प्रणाली पर क्वेश्चन है। अगर स्थिर वोल्टेज सिस्टम से आप चार्ज करेंगे इसके तुलना में, तो क्या जल्दी चार्ज होगा आपका बैटरी या फिर लेट चार्ज होगी, है ना, यही बोल रहा है। 3/4 रह जाता है, 1/4 हो जाता है, या 1/2 हो जाता है, या समान रहता है। समान तो कभी हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी सही होगा। यानी कि स्थिर वोल्टेज सिस्टम से अब बैटरी को आप चार्ज करेंगे तो स्थिर धारा सिस्टम की तुलना में कम समय में ही चार्ज हो जाएगी। यानी कि अगर इसको इस सिस्टम से चार्ज करने में 1 घंटा लगता है, तो इस सिस्टम से चार्ज करने में आधा घंटा ही लगेगा, है ना। हाफ टाइम सीधे सीधे एक दूसरे के बीच में कंपेयर करें तो आता है। संग्राहक बैटरी की क्षमता के पदों में व्यक्त की जाती है। उपयोग समय के हिसाब से व्यक्त करते हैं, बिल्कुल गलत। बैटरी में सेलों की संख्या पर नहीं, इसके द्वारा प्रदान किए जा सकने वाले एम्पियर हावर में, हाँ यही है। आप देखते होंगे कि बैटरी जो होती है 12 वोल्ट की, कभी आप देखते होंगे कि 150 AH लिखी होती है ना। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है कि 150 एम्पियर का जो लोड है ना, इसको 1 आवर तक
कितना ए हावर तक ये क्या दे सकती है, सप्लाई दे सकती है ना। अगर 150 एम्पियर का लोड है तो 1 घंटे तक सप्लाई दे सकती है आपकी बैटरी, यही कहलाती है 150 एम्पियर हावर, ये इसकी कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है मेरे भाई। एवलांची ब्रेकडाउन का क्या कारण हो सकता है? उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल नया है, बिल्कुल ये फ्रेश क्वेश्चन है ना। फर्स्ट टाइम आपके सामने आई होगी कि एवलांचे ब्रेकडाउन का क्या कारण हो सकता है। देखिए ब्रेकडाउन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जीनर ब्रेकडाउन, है ना, एक क्या होता है जीनर ब्रेकडाउन और दूसरा होता है एवलांचे ब्रेकडाउन, है ना। और एवलांचे ब्रेकडाउन पर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने खड़ी है। एवलांचे ब्रेकडाउन जो होता है ना, ये किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ये इलेक्ट्रॉन के टूटने के कारण, किसके कारण? ये होती है इलेक्ट्रॉनों के टूटने या फिर टकराने के कारण, है ना, टकराने के कारण ये जनरेट होती है और ये आयनीकरण का प्रभाव होता है। ये क्या होता है? आयनीकरण का प्रभाव। लेकिन इससे नुकसान क्या होता है? तो इससे नुकसान देखिए एक होता है कि एवलांचे ब्रेकडाउन के द्वारा ना धारा अचानक बढ़ जाती है। धारा क्या होती है? एकाएक बढ़ जाती है ना। धारा जो है ये एकाएक वृद्धि होना, यही क्या कहलाता है? एवलांचे ब्रेकडाउन। और जीनर ब्रेकडाउन किसके कारण से होता है? ये देखिए उच्च विद्युत क्षेत्र के कारण, है ना, उच्च विद्युत क्षेत्र के कारण ये क्या होती है? उत्पन्न होती है आपका जीनर ब्रेकडाउन। तो आंसर क्या हो गया आपका? आयनीकरण का प्रभाव, है ना, आयनीकरण का प्रभाव। और एवलांचे ब्रेकडाउन के कारण नुकसान क्या होता है कि एकाएक करंट के मान में वृद्धि हो जाती है ना, जिसको हम सर्ज करंट के नाम से भी जान सकते हैं, कह सकते हैं ना। ये रहा देखिए टोटल हर क्वेश्चन का आपको यहाँ पर पीडीएफ मिलेगा। और पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर। ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, है ना, यहीं पर आपको पीडीएफ मिलेगा। और जैसे ही क्लास ख़त्म होती है साथ में ही आपको पीडीएफ भी दे दिया जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा पीडीएफ को बिल्कुल लेकर ही जाइएगा, है ना। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका एग्ज़ाम जो है 7 फरवरी को, इसके लिए आप कितना तैयार हो चुके हैं, है ना, आपके अंदर जो एग्ज़ाम के प्रति लेकर के जो भावना है वो कैसी है ना, आप ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और अपनी पढ़ाई लगातार रखिए, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है आपके एग्ज़ाम के लिए, है ना। इसीलिए कहा जाता है देखिए कि वैकेंसी का वेट मत करिए, वैकेंसी तो आती है देखिए चंद मिनटों में वैकेंसी रिलीज होती है। ऐसा नहीं कि वैकेंसी आज रिलीज हो रही है तो होते होते 1 हफ्ते में हो पाएगी, है ना। वैकेंसी तो बस एक क्लिक से रिलीज होती है, लेकिन आप एक क्लिक से तैयारी नहीं कर सकते। इसलिए हम हमेशा आपको कहते रहते हैं कि भाई तैयारी पे फोकस रखिए, तैयारी पे ध्यान दीजिए, वैकेंसी तो आ ही जाएगी, है ना। फिलहाल कोई ना, तैयारी करते रहिएगा, है ना। फिर से मिलते हैं, है ना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।